अगर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। मोदी जी की सरकार जब ये प्रधानमंत्री बने तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, और 18 घंटे मोदी जी ने मेहनत किया, दिन रात काम किया इस देश के लिए, तो वो कर्जा हो गया 200 लाख करोड़। ज्ञानेश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके उनके एजेंट के तौर पे पूरे देश में चुनावी घोटाला करने का एक माध्यम है SIR। भाजपा एक ऐसी पार्टी है अपने गुनाहों अपने पापों का भी जश्न मनवाती है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में। 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। और बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया है उसमें लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी की लाइन में लग के मर जाता है, वो कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेता है। किसी के पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, किसी के पास बच्चे की फीस का पैसा नहीं है। तो किसान जो एक बड़ा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जितने अनियमित नौकरी जिसको कहते हैं, वो चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, बड़े पैमाने पर वो लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज तक उनको नियमित नहीं किया गया या उनका भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षक, उनके तो आरक्षण में ही घोटाला कर दिया गया, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को में घोटाला कर दिया शिक्षक भर्ती में। अभी कह रहे हैं कि जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। वो अलग तरह के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात है कि आज बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनकी इकाइयां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बुनकर समाज के लोग, नहीं है रोजगार उनके पास। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस यात्रा में जुड़िए, आइए साथ मिलकर चलते हैं। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। अगर वाकई आज भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बुलंदशहर में एक CRPF के जवान को शादी में घोड़ी पर बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दलित समाज से थे। आज भी हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। आज भी हम सुनते हैं कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक का मामला, आरक्षण को खाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। तो जब तक ये सामाजिक भेदभाव है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है
सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय दो। तो आज तो ज्यादा आंकड़ों की और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा, मेरे पास पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में क्या हालत है वो सारी तैयारी मैं करके आया हूं, और आपको एक एक दिन सब बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यूपी में स्कूलों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, शिक्षा की हालत है, रोजगार की हालत है। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का तो नाम आप जानते ही होंगे, तो योगी जी से जरा पूछिएगा कि जिन्ना के साथ मुखर्जी साहब थे कि नहीं थे। 3 राज्यों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध प्रांत में और वेस्ट बंगाल में, तब उस समय तो बंगाल था, तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी। दूसरा सवाल ये भी पूछिएगा योगी जी से कि जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने कौन गया था सबसे पहले? कौन गया? हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं गया। वहां पे गए थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए। तो जिन्ना से तो इन लोगों के बड़े गहरे रिश्ते हैं, जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है, तो उसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, ये जरूर है कि मैं यूपी के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ऐसे मुद्दों में इनके साथ उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रोजगार नहीं देते इसलिए ऐसी नकली बातें लेके आते हैं। इनका तो खुद का रिश्ता जिन्ना से रहा है, इनके पूरे पुरखों का, इनके पूर्वजों का। तो इसलिए रोजगार धर्म की बात कीजिए, सबसे बड़ा धर्म जो कर्म का है उसके बारे में बात कीजिए। वो कितनी नौकरी दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट आपने कराई, और उस इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ रुपए बताया आपने कि साहब हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ला रहे हैं, उद्योगों के विकास के लिए ला रहे हैं। ना नौकरी मिली, ना इन्वेस्टमेंट आया। तो उन सब मुद्दों की बात कीजिए। कब तक किसकी ढपली बजाते रहेंगे? सोना तो अभी बेचा इन लोगों ने, कहीं चली खबर? 35 टन सोना बेचा है इन्होंने, गिरवी रखा है। तो अगर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, मोदी जी की सरकार। और दूसरी बात, जब ये प्रधानमंत्री बने तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, और 18 घंटे मोदी जी ने मेहनत किया, दिन रात काम किया इस देश के लिए, तो वो कर्जा हो गया 200 लाख करोड़। तो ये योगदान है उनका इस देश के लिए। और जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, तो ट्रंप की डांट खाते खाते परेशान है मोदी जी। हर तीसरे दिन डांट देता है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई आरोप लगा देता है। तो ये हालत है। और कम से कम आप आम आदमी पार्टी के बारे में और मेरे बारे में ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। चाहे वो शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे वो अन्वेषकों का मुद्दा हो, चाहे आशा बहुओं का मुद्दा हो, किस मुद्दे पे हमने लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये मत। और उत्तर प्रदेश में स्कूल जब बंद हो रहे थे बच्चों के, गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़ी। मैं तो गांव-गांव में जाके धरने दिया हूं, सुप्रीम कोर्ट तक गया मैं। अभी बांदा में स्कूल बंद हो रहा था, चित्रकूट में, वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, स्कूल खुलवाया वहां। तो कम से कम आम आदमी पार्टी पे ये आरोप नहीं लगा सकते आप कि हमने सिर्फ चुनाव के समय इसको मुद्दा बनाया। ना, हमने स्कूल को, अस्पताल को, रोजगार को हमेशा प्राथमिकता में रखा। देखिए, मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं, अभी महोबा का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था। एक गांव में कुल 16,000 वोट है, और उस 16,000 वोट में से एक घर में 4,271 वोट है। क्या करिएगा आप? एक ही घर में
4271 वोट है। तो एसआईआर में बार बार कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके उनके एजेंट के तौर पे पूरे देश में चुनावी घोटाला करने का एक माध्यम है एसआईआर। और भी स्पष्ट करूं, बिहार में एसआईआर कराया, वहां पर सितंबर 2025 तक जो भारत सरकार का आंकड़ा है वो आंकड़ा कह रहा है कि वहां बिहार के लोगों की 18 साल से ऊपर की आबादी है 8 करोड़ 22 लाख। जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसके जरिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस लोकसभा के चुनाव में बिहार में था वोट 7 करोड़ 80 लाख। जब एसआईआर हुआ, जब इतना ढोल पीटा गया कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, सारी मतदाता सूची बिल्कुल ठीक कर देंगे, तब तो मतदाता की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए थी, या 20 लाख होनी चाहिए थी, या 18 लाख होनी चाहिए थी। क्योंकि आप तो मताधिकार का इस्तेमाल सही ढंग से हो यह करने जा रहे हैं ना एसआईआर के जरिए, तो 8 करोड़ 18 लाख 20 लाख 15 लाख होनी चाहिए थी। सूची लोकसभा के चुनाव से भी घटके 7 करोड़ 42 लाख पे पहुंच गई, 80 लाख वोट काट दिए वहां। और मैं बार बार बिहार के मामले में सवाल उठा रहा हूं, 5 लाख डुप्लीकेट वोट है वहां, 1 लाख वहां ऐसे नोट है, ऐसे वोट है काका काका ताता दादा ना नाम का पता नहीं। और शुरू क्यों किया था भाजपाइयों ने? अमित शाह हो, मोदी हो, पूरी की पूरी बीजेपी हो, घुसपैठिया पकड़ेंगे, घुसपैठिया पकड़ेंगे। क्या हुआ भैया? घुसपैठिया कितने पकड़े आपने बिहार में? मात्र 315, जिसमें 78 मुसलमान और बाकी सब नेपाल के हिंदू। अभी आप देखिए यूपी में शुरू नहीं हुआ है, अभी सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे। यहां ये सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे, ये जितने भाजपा वाले हैं, अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो, अब सब कहेंगे हम घुसपैठियों को भगाएंगे, इनको उड़ाएंगे, इनको बुलडोजर चलाएंगे। पूछो अब तक क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे। 11 साल से मोदी जी सत्ता में है, अमित शाह सत्ता में है, और 8 साल 9 साल योगी जी को हो गया। अब इनको घुसपैठिया याद आएगा अभी एसआईआर के नाम पे। अभी तक क्यों नहीं हटाया? भारत सरकार का आंकड़ा है 2014 के पहले वर्षवार देखिए, जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान से भगाए गए, 2014 के बाद उसकी संख्या लगातार कम होती गई। और बीएसएफ तुम्हारी, आर्मी तुम्हारी, सीमा की सुरक्षा तुम्हारी, तुम्हें मतलब भाजपा एक ऐसी पार्टी है अपने गुनाहों, अपने पापों का भी जश्न मनवाती है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार, मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2 करोड़ काटेंगे वोट। और किसका काटेंगे अभी सुन लो? दलित, पिछड़े, मुसलमान, जो इनके समर्थक नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, और चाहे चेक कर लेना। ये इस देश के शोषित, वंचित, गरीब लोगों के दुश्मन हैं, उनके वोट काटेंगे एसआईआर में। अब देखिए, ये तो शुरुआत कर रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, नौजवानों को। बेरोजगारी की मार जो झेल रहे हैं किसान हो, चाहे वो कुटीर लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, वो लोग, उन लोगों को तय करना है। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। और बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, उसमें लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और मोदी और योगी और अमित शाह और भागवत, इनसे भी आपका ही सवाल पूछा गया है कई बार, उठा के वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि हिंदू राष्ट्र या किसी भी इस तरह की बात के बजाय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है हम वो मानेंगे। तो बाबा साहब के संविधान से बड़ा कौन है, आप जरा बताइए। संजय जी, क्या उनके द्वारा लिखे गए भारत के संविधान से बड़ा कोई नाम हो तो आप बताइए। संजय जी,
मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो संविधान के खिलाफ है। अब जब लास्ट में करते तो अभी आपकी तरह सवाल पूछा है, जैसे इन्होंने कहते कि भाई अभी चुनाव है तो आपको याद आ रहा है। अब हम 1.25 साल पहले शुरू कर रहे हैं तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे कि रोजगार का मुद्दा हमने चुनाव के टाइम में उठाया। तो ये मुद्दा है, इसको उठाने दीजिए। घर से निकला हूं, 12-15 दिन चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिणाम देखते हैं क्या होगा। लोग जुड़ेंगे तो बढ़ते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।